बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीधी बात दीनर सलीम के साथ में आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। बड़ा ही हैपनिंग दिन था आज सुबह जब प्रोग्राम प्लान किया कि क्या करना है, गेस्ट लाइनअप किया, तो तब उस वक्त सिचुएशन बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट थी। एंड बाय द टाइम आज ये 7:03 पे जब मैं लाइव रूबरू आपके सामने हो रही हूँ तो इस टाइम पर पॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। क्या सिचुएशन है इस टाइम पर, मैं आपको बता देती हूँ कि ऑपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को नैब गिरफ्तार करना चाह रही है पूरा दिन, लेकिन नैब अभी तक एज वी स्पीक ऑफ नाउ शहबाज शरीफ साहब को, ऑपोजिशन लीडर ऑफ द नेशनल असेंबली, उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं किसी को नहीं पता। मॉडल टाउन गई, उनकी रिहाइशगाह पर गई नैब की पूरी टीम, लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने पहले अनाउंसमेंट की कि जी अगर शहबाज शरीफ साहब खुद ही बाहर आ जाएं तो वो फोर्सफुल एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं आते, खुद सरेंडर नहीं करते, तो फिर ऑब्वियसली टीम अंदर जाएगी उनके घर के अंदर मॉडल टाउन में। और जब टीम अंदर जाती है तो पता चलता है कि शहबाज शरीफ साहब अपने घर पर नहीं हैं। अब की ताज़ा तरीन जो इतलात आ रही हैं वो यही है कि रायविंड की तरफ शहबाज शरीफ साहब की खोज की जा रही है एंड द प्रेसिडेंट ऑफ PMLN शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं, नैब उनको तलाश कर रही है। मामला कब शुरू होता है? मामला शुरू होता है कि भाई आज नैब में शहबाज शरीफ साहब की पेशी थी। शहबाज शरीफ साहब को जाना था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब नहीं गए। उन्होंने अपना एक रिटन जवाब दाखिल कराया और उस जवाब में उन्होंने ये लिखा कि वो 69 ईयर्स के सीनियर सिटीजन हैं, कैंसर सर्वाइवल हैं, उनका इम्यूनिटी लेवल बहुत लो है, लिहाजा वो तमाम तर अपने डॉक्यूमेंटेशंस ऑलरेडी नैब को दे चुके हैं। जो भी सवाल हैं, जो भी मजीद इंक्वायरी नैब करना चाहती है वो स्काइप के जरिए या वीडियो कॉलिंग के जरिए कर सकती है, वो उसके लिए अवेलेबल हैं। लेकिन क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत लो है, उनकी सेहत इस बात की इजाज़त नहीं देती इस कोरोना क्राइसिस के अंदर कि वो नैब के ऑफिस आ सके। उन्होंने ये भी खत में लिखा क्योंकि बहुत से नैब के जो ऑफिसर्स हैं वो कोरोना से इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, उनकी सेहत याबी के लिए दुआ की, तो साथ ही साथ ये रिस्क जाहिर करते हुए कि उनकी सेहत को खतरा हो सकता है इस कोरोना वायरस के पेश नज़र, वो फिजिकली जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इतनी देर में हमें पता चलता है कि नैब इस तहरीरी जवाब से सेटिस्फाइड नहीं है और फिर वारंट निकलते हैं और शहबाज शरीफ साहब की खोज शुरू हो जाती है गिरफ्तारी करने के लिए। साइमल्टेनियसली मीनवाइल जब ये पूरा सीन हो रहा था उसी टाइम पर हमने देखा कि PMLN की जो आला क़यादत है वो कोर्ट का रुख करती है और कोर्ट से अपील करती है कि उनकी जमानत जो है वो जारी करे, जमानत की जो है वो अप्रूवल दे, जिसके ऊपर कल की दे यानी जो आने वाला दिन है उस कल की जो डेट है वो मुकर्रर की गई है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। लेकिन अभी का स्टेटस मैं आपको बता चुकी हूँ, शहबाज शरीफ कहाँ हैं किसी को नहीं पता, नैब उनकी तलाश कर रही है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि इस पंजाब में जहां पर शहबाज शरीफ साहब PMLN ने 10 साल हुकूमत की है और यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब का गढ़ माना जाता है इस पूरे लाहौर को, इस पूरे पंजाब को, क्योंकि ये शहबाज शरीफ साहब की लंका थी। शहबाज शरीफ साहब अभी तक गिरफ्तार तो नहीं हुए हैं, लेकिन जो आज पूरा मंजर हो चुका है वो किसी गिरफ्तारी से कम भी नहीं है। हिना भट्ट साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, PMLN से उनका ताल्लुक है, सिटिंग MPA हैं, अब से थोड़ी देर में मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद होंगी। स्काइप के जरिए मुझे शहला रजा साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स एंड वेरी सेन वॉइस। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। इसके अलावा नौशीन हामिद साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं ऑन हेल्थ, सिटिंग MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नौशीन हामिद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं ऑब्वियसली मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हिना से शो का आगाज़ करूं, लेकिन मीनवाइल वो सेटल डाउन होती है, मैं सीधा गवर्नमेंट की तरफ आऊँगी। सीधा सवाल नौशीन हामिद साहिबा आपसे मैं करना चाहूँगी कि अभी तक शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी बिकॉज अभी तक शहबाज शरीफ साहब का स्टेटस किसी को मालूम ही नहीं है, वो कहाँ है, नैब डजंट नोज, द पुलिस डजंट नोज। लेकिन एक चीज जिसे हम हसीन इत्तफाक कहते हैं वो ये है कि जो केस है वो नैब का है, लेकिन इसकी तमाम तर पल पल की खबर हमें शिबली फराज साहब हों, हमें शहजाद अकबर साहब हों, वो आके देते रहते हैं। और फिर आपकी जो अपोजिशन है यानी पीपल्स पार्टी और PMLN, फिर वो इसीलिए कहते हैं कि भाई नैब न्याजी का गठजोड़ है। आज की जो पूरी कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब की खोज हो रही है, जिस तरह से उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या हुकूमत इसका क्रेडिट ले रही है नौशीन हामिद साहिबा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिल्कुल भी नहीं, मैं समझती हूँ कि इसमें गवर्नमेंट का तो कोई लेना देना ही नहीं है। नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है और वो अपना काम बिल्कुल इंडिपेंडेंटली करते हैं और बार बार मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब समेत तमाम गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो इसकी यकीन दहानी करा चुके हुए हैं कि हमारा नैब के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। और उसके अंदर जाहिर है कुछ उस लॉ के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है, कुछ उसकी कमजोरियां हैं,
اس پہ تو ہم لوگ ایگری کرتے ہیں بالکل, مگر یہ کہنا کہ جی نیب ہمارے انڈر ہے یا ہمارا اس کے اوپر کوئی انفلوئنس ہے, یہ میں سمجھتی ہوں کہ سراسر جو ہے وہ غلط بیانی ہے. اور جہاں تک شہباز شریف صاحب کا, آپ آج دیکھ لیں کہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ شبلی سرفراز صاحب بتا رہے ہیں یا کوئی اور حکومتی ارکان بتا رہے ہیں, تو سب سے زیادہ انفارمیشن تو شہباز شریف صاحب کے پاس تھی کہ کیا ہونے والا ہے, جو آج وہ سین سے اس طریقے سے غائب ہو گئے. کیونکہ یہ آج کا دن تو ہم سب کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا, جو کہ نیب نے جو اس وقت ایکشن لیا ہے, ہم میں سے کوئی بھی اس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, اور نہ ہمارے پاس اس قسم کی کوئی انفارمیشن تھی کہ آج کے دن میں یہ کچھ ہونے والا ہے. تو اس کی انفارمیشن تو سب سے زیادہ شہباز شریف صاحب کے پاس تھی. جو اگر اب سے کچھ گھنٹوں کے بعد تقریباً 7:15 ہو چکے ہیں, رات 12 بجے تک اگر شہباز شریف صاحب اریسٹ نہیں ہوتے آج, تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ پنجاب حکومت کی ناکامی ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ کو, اپوزیشن لیڈر کو احکامات کے باوجود گرفتار نہیں کر پائے؟ دیکھیں جی, یہ تو اب نیب جانے اور وہ جانے کہ یہ ان کا معاملہ نیب کے ساتھ ہے, مگر بہرحال وہ میرے خیال ہے کہ وہ اس کے لیے پریپیئرڈ تھے. انہوں نے اپنی کوئی انٹرم بیل وغیرہ کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا تھا, ان کی ساری جو ٹیم ہے پی ایم ایل این کی وہ بھی پریپیئرڈ تھی. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ شہباز شریف صاحب جہاں روپوش ہوئے ہیں, تو میرا خیال ہے ان کو سامنے آ کے فیس کرنا چاہیے تھا, اور اپنے آپ کو, اگر وہ ان کو کلیئر ہے, اگر ان کو کوئی ایشو نہیں ہے, اگر وہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہینڈز کلین ہیں اور ان کو کوئی نہیں, تو ان کو اس چیز کو فیس کرنا چاہیے تھا, بلکہ خود سے والنٹریلی آ کے آتے, اپنا میڈیکل ریزن دیتے, اور پھر اگر نیب وہ ایکسیپٹ کرتی تو پھر وہ نہ اریسٹ ہوتے, مگر ہی شوڈ ہیو فیسڈ them. ہنا مجھے جوائن کر چکی ہیں, شی از لوکنگ ویری ویری گڈ آن اسکرین. آئی ڈونٹ نو وٹ ہر مینٹل کنڈیشن از رائٹ ناؤ, بیکاز اچھا سارے مسکرا رہے ہیں, خیر سارے بہت اچھے لگ رہے ہیں آج, لیکن اس لیے کیونکہ آبویسلی مشکل وقت ہے. نواز شریف صاحب باہر ہیں, مریم صاحبہ خاموش ہیں, شہباز شریف صاحب کی امید پر یہ سارے لوگ سیاست کر رہے ہیں, ہنا سمیت. اب ہنا میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھوں گی کہ شہباز شریف صاحب کہاں ہیں بس, لیکن مجھے اتنا بتا دیں, آپ کو پتا ہے کہ وہ کہاں گئے شہباز شریف صاحب؟ میں پیچھے پیچھے, شہباز شریف صاحب آگے آگے, واٹس ہیپننگ, کیا ہو رہا ہے؟ بات میں فرسٹ وہی سے بات سٹارٹ کروں گی کہ مریم بی بی بالکل خاموش نہیں ہے. آپ کو پتا ہے ابھی یوم تکبیر پہ انہوں نے جس طرح نیشنل ٹرینڈ کیا ہے, اور میاں صاحب کی ایک کافی کی پکچر جو وائرل ہوئی ہے, اس کے بعد ان لوگوں کو جو ان کی حکومت فیڈرل اور پنجاب حکومت ہل گئی, تو مریم بی بی پھر ٹاپ ٹرینڈ پہ آئی نہیں تھی. تو یہ تو نہ کہیں کہ وہ چپ ہیں, ان کی تو ایک ٹویٹ سے ان کی حکومت ہل جاتی ہے. تو بینش میں آپ کو بالکل یہی بات کہوں گی کہ آپ کو پتا ہے کہ نیب نے میاں شہباز شریف صاحب کو جب بلایا فرسٹ ٹائم, تو وہ پیش تب نہیں ہوئے, اور انہوں نے اپنی 24 پیجز کی رپورٹ پیش کی, اور نیب نے وہ آدھے منٹ میں وہ رپورٹ دیکھی بھی نہیں اور اگلی تاریخ دے دی. ٹھیک ہے, اس اگلی تاریخ پہ شہباز شریف صاحب خود گئے. ٹھیک ہے, نیب نے کچھ کوشچنز پوچھے, اور اگر سپوز نیب سیٹسفائیڈ نہیں تھی, ٹھیک ہے, انہوں نے نیکسٹ تاریخ دے دی. اب مجھے بتائے تاریخ 2 جون کی تھی. ٹھیک ہے, اریسٹ وارنٹ 28 مئی کے بنے. اگر آپ اریسٹ وارنٹ کی ڈیٹ دیکھیں تو 28 مئی کے اریسٹ وارنٹ ہے. تو پہلی بات ہے کہ یہ پری پلانڈ تھا ان کا اریسٹ. دوسری بات ہے کہ اگر انہوں نے آلریڈی بیل کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا اپلیکیشن پہ, ضمانت کی بیل کے لیے, تو یہ ان کا ایک رائٹ ہے. تو وہ کیوں کل, ایک ان کو پتا تھا کہ کل ان کی ضمانت ہو جانی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم آج ہی چھاپا ماریں, آج ہی ان کو گرفتار کر لیں. کس طرح؟ اب میری بات سنیں. نہیں تو آپ بھی عید سے پہلے لے رہے تھے, آپ نے کہا 28 مئی کی ڈیٹ تھی ان وارنٹس کے اوپر. اگر آپ کو خبریں پہلے سے آ رہی تھیں, آپ لوگ پریپیئرڈ تھے کہ یہ گرفتاری ہونے والی ہے, فار وٹ ایور ریزنز, نوشین احمد صاحبہ جو چاہے مرضی بولے, جب آپ کو پتا تھا کہ اسٹوری, تو آپ عدالت پہلے چلے جاتے ضمانت لینے کے لیے. دیکھیں, ہم تو ویٹ کر رہے تھے کہ 2 جون کو, اب دیکھیں انہوں نے جواب سبمٹ کرائے, ہم نے تو 2 جون کو بھی مطلب آج کے بھی جواب کرا رہے تھے پوری رپورٹ. بیکاز بیسک چیز ہے, دیکھیں بینش, شہباز شریف صاحب جب لندن تھے تب یہ ان کا یہی شکوہ تھا کہ شہباز شریف صاحب تو بھاگ گئے, واپس نہیں آئیں گے. وہ خود آئے, کیا سوچ کر آئے تھے؟ وہ خود آئے, بالکل. وہ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ سوچ کر کے آئے تھے, کسی نے ٹریپ تو نہیں کر لیا, یا شہباز شریف صاحب کسی غلط بس پہ چڑھ گئے ہوں, بیک ٹو اسکوائر ون, پہلے ہم اریسٹ ہوئے, پھر حمزہ صاحب اندر ہیں, ابھی تک حمزہ صاحب بھی باہر نہیں آ رہے ہیں, دوبارہ شہباز شریف صاحب اریسٹ ہو رہے ہیں. ہم یہ ملک پاکستان پی ایم ایل این کے سب جو لوگ ہیں, میاں صاحب, شہباز شریف صاحب کا ہے, ان کو پتا ہے کہ وہ پولیٹیکلی وکٹمائز ہو رہے ہیں, لیکن وہ پھر بھی واپس آئے. اور وہ واپس اس لیے آئے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کرونا کی اس وقت پرابلم ہے, وہ آ کے انہوں نے ہیلپ کرنا چاہا. لیکن آپ کو یہ بھی پتا کہ جب مشاورتی اجلاس ہوا تو انہوں نے, عمران خان صاحب اپنی اسپیچ کر کے غائب ہو گئے, انہوں نے نہ شہباز شریف صاحب کی بات سنی نہ بلاول صاحب کی. لیکن پوائنٹ میں آپ کو یہ کلیئر کرنا چاہوں کہ شہباز شریف صاحب نے اپنا بزنس 70s میں سٹارٹ کیا,
اور 1988 पे समथिंग ही वो सियासत में आए. जब से वो सियासत में उन्होंने कदम रखा है, उनके सारे एसेट्स डिक्लेयर्ड हैं. ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि अगर आपके सारे एसेट्स डिक्लेयर्ड हो, सब कुछ आपका डिक्लेयर्ड हो, फिर आप उन पे क्यों केस बना रहे हैं? इससे पहले उन पे था आशियाना पे केस था, साफ पानी पे बुलाया गया, गिरफ्तार आशियाना पे कर लिया. ठीक है, फिर इन पे गंदे नाले वाला केस बनाया. कितने केसेस बनाए, कितनी देर वो नैब की हिरासत में रहे, कितनी देर वो जेल उन्होंने काटी, तब तक तो इनको कोई प्रूफ नहीं मिला. मेरी बात है, आज मुझे शैला के पास जाना है. आज वैसे जो शहबाज शरीफ साहब के साथ हो गई है ना उनकी अपनी लंका में, ये कुछ गिरफ्तारी से कम नहीं है, क्योंकि 10 साल शहबाज शरीफ साहब ने इधर रूल किया है. मतलब मुझे नहीं पता कि PMLN ने एक्सपेक्ट किया था कि उनके साथ पंजाब में ये होने वाला है. एटलीस्ट शैला रज़ा साहिबा अस्सलाम वालेकुम. एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर अभी तक, क्योंकि इसलिए मैंने अभी तक कहा, बड़ी माजरत के साथ, पता नहीं आपको मेरा सवाल अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मैं हमेशा लिबर्टी लेती हूँ आपके साथ, आज भी लूंगी. याद है ना वो फेवरेट पॉलिटिशियन मीडिया की डार्लिंग शेख रशीद साहब कहते थे बस ईद गुजरने दें, उसके बाद आप देखिएगा जी 30 जून तक, जुलाई तक जो है मैक्सिमम सारा झाड़ू फिर जाना है. ये वो मौसम तो नहीं शुरू हो गया एज पर शेख रशीद साहब की प्रिडिक्शन? और अगर ये मौसम शुरू हो गया शैला मेरी बहन, फिर जरा दिल संभाल के आप भी तैयारी पकड़ लें, क्योंकि आज ट्रेलर उन्होंने दिखा दिया आपको पंजाब में शहबाज शरीफ साहब का. आपके भी पीछे पीछे होंगे. अच्छा, मैं इससे इत्तेफाक करती हूँ आपकी बात से. और जैसे कि शेख रशीद ने कहा था कि नैब टार्जन बनने जा रही है, तो मैं अपने बचपन से टार्जन पढ़ती थी. जंग अखबार में उसकी किस्तें आती थी. अब उन्होंने टार्जन तो कह दिया, लेकिन वो ये भूल गए कि टार्जन जो है वो सिर्फ एक अंडरवेयर पहना करता था और उसके जिस्म पे लिबास नहीं होता था. तो नैब जो है वो वाकई टार्जन हो गई है. वरना अगर टार्जन ना होती तो फिर ये जो शुगर मिल, ये जो शुगर्स का स्कैंडल था, उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट में से अहम दस्तावेजात गायब होना, मिलों की पैदावार के मुतालिक, उस पे जरूर नैब को एक जोश आना चाहिए था. लेकिन नैब तो टार्जन है, एक ही साइड देखेगी. और फिर ये सोचना चाहिए था कि जो टांडिया वाला की शुगर मिल है, जिसमें गन्ने की पैदावार फी टन जो है वो बहुत ज्यादा है, ये कैसे डिलीट हो गया डेटा? ये समझना चाहिए था कि खुसरो बख्तियार के भाई की जो है उसके जो पैदावार है, तो ये जो 90% डेटा फॉरेंसिक रिपोर्ट से गायब हो गया, ये क्यों हुआ? नैब अगर टार्जन ना बन चुकी होती तो वो ये कहती. शैला की कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, प्लीज उनको जरा दोबारा लीजिए. मीनवाइल ओके, शी इज बैक. शैला प्लीज कंटिन्यू कीजिए, आप डिस्कनेक्ट हो गई थी. अगर टार्जन न बनती तो वो ये सवाल पूछती कि ये जो कमीशन बना था, इसके TORs में ये था कि 1 साल की तहकीकात करनी है कि 1 साल में किस तरह जो है चीनी की किल्लत के बावजूद उसको एक्सपोर्ट किया जाता रहा और सब्सिडी देने के बावजूद कीमत बढ़ती रही. लेकिन जब रिपोर्ट आई तो 5 साल की आई, सब लोग चुप. वजीर आजम रियासत मदीना के रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने 5 साल की रिपोर्ट क्यों करवाई जबकि TORs में नहीं था? फिर ये बात की गई कि बोसदार साहब ने तो सिर्फ 2.5 अरब की सब्सिडी दी है, इससे पहले तो 29 अरब की 4-5 साल में दी गई है. तो उसमें सवाल तो बनता है ना कि 29 अरब की सब्सिडी में कभी चीनी की कीमत 46 से 85 तक कैसे चली गई? और फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि चीनी की लागत, चीनी पे जो लागत आ रही है उसके हिसाब से उसे 46 रुपए किलो बिकना चाहिए, लेकिन 85 से 87 बिक रही है. तो जब 29 अरब की और एक्सपोर्ट की गई तो मुल्क में चीनी की किल्लत नहीं थी. और जब अगर सब्सिडी भी दी गई और सब कुछ किया गया तो ये देखा गया कि मुल्क में चीनी की मिकदार कितनी है और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कितनी है. आपका तो साफ साफ आ रहा है कि पहले जो है असद उमर साहब ने, फिर हफीज शेख साहब ने जो है इन सब चीजों की इजाजत दी. फिर शुगर एडवाइजरी बोर्ड में रज़ाक दाऊद थे, उनको मिनट्स दिए जा रहे थे कि चीनी को एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, किल्लत नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इजाजत दी. और आखिर में इमरान खान ने कैबिनेट में अप्रूवल दे दी. तो पकड़ा गिने जाना चाहिए इन सारे लोगों को, असद उमर को, हफीज शेख को, रज़ाक दाऊद को, वली को. और जनाब इस कमीशन का मकसद ये था कि सब्सिडी क्यों दी गई और एक्सपोर्ट क्यों की दी गई, इजाजत क्यों दी गई, ये सब कुछ भूल के इसके पीछे पड़ गए कि मिल मालकान ने एक्सपोर्ट क्यों किया. तो टार्जन वाकई बन गई कि बिल्कुल वो नजर आ रही है कि वो नैब न्याजी गठजोड़ है, इस साइड के लिए वो कुछ नहीं करेगी और
मतलब उसके कपड़े ही उतर गए ना, एक साइड देख रही है वो टार्जन बन के, तो वो छलांगे मारे। मैं बिल्कुल आती हूँ आपके पास। शैला साहिबा, नायब नियाजी गठजोड़ आप कहती आ रही हैं, आपसे मुराद पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन भी ये कहती आ रही है। अगर मैं ऑपोजिशन की एक लम्हे के लिए ये बात मान लूं कि नायब नियाजी गठजोड़ है, तो मैं अगला सवाल आपके सामने रखूंगी। या तो इमरान खान साहब फिर आप ये मान ले कि दोनों पार्टी से ज्यादा, यानी आपकी पार्टी से और पीएमएलएन की पार्टी की लीडरशिप से ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो जो कह रहे हैं नैब वो कर रही है, नंबर 1। या फिर आप ये क्लेम मान लें कि जो आपका क्लेम है ना कि नैब नियाजी का गठजोड़ है, ये गलत है, वो नैब नियाजी का गठजोड़ नहीं है, वो किसी और का गठजोड़ है। इन दोनों में से एक चीज है। देखिए, जब ये नैब बनी थी उसी वक्त ये बताया गया था हमारे लीडर्स ने, और सही बात भी थी कि ये पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम है और है, हम इस पे पूरे प्रोग्राम कर सकते हैं। और फिर बड़ी कोशिश हमने की कि इसको खत्म करें, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने भी इसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया। उसमें डॉक्टर आसिम हैं, उसमें शर्जील इनाम मेमन है, फरियाल टालपुर साहिबा के हस्बैंड एमएन है, उनसे 20 साल का एक साथ रिकॉर्ड माना। उससे अली नवाज शाह हमारी पार्टी में नहीं रहे, लेकिन उनके साथ गलत हुआ। इन्होंने नहीं समझा। आज इमरान को समझ नहीं आ रहा, तो नैब जो है वो इसी तरह चलती है, तो करेंगे इस्तेमाल। इमरान खान को समझ, ओके, इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रहा नौशीन अहमद साहिबा, और वक्त एक सा नहीं रहता। ये आपके लिए मैसेज दे रही है। आई थिंक सो इट्स अ फ्रेंडली एडवाइस फ्रॉम पीपल्स पार्टी फॉर डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा। जी जी, मुझे कहने देखें, ये शैला शेख रशीद साहब को कोट तो कर रही है, मगर उनकी पूरी बात याद करें कि शेख रशीद साहब ने ये कहा था कि अब टार्जन विकेट के दोनों तरफ खेलेगा। उन्होंने बड़ी क्लियर इंडिकेशन दी थी कि जो हुकूमती लोग इन्वॉल्व होंगे वो भी, और जो ऑपोजिशन के जो भी, मतलब अक्रॉस द बोर्ड सारों को जो है वो दे विल बी टेकन टू टास्क। तो और मैं समझती हूँ कि ये पहली गवर्नमेंट है जिसने इतनी बोल्डली और इतनी ओपनली एक ऐसी रिपोर्ट को पब्लिक किया जिसके उसके अपने अपने लोग और उसके की लोग समझ लें आप कि वो उसमें इन्वॉल्व थे। तो जब वो इसको पब्लिक करने की गट्स उस पर रखते हैं, तो वो फिर जो जिम्मेदारान है उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने और उनकी सजा के अंदर भी आप रेस्ट अश्योर्ड कि बिल्कुल इंसाफ के साथ होगा। कोई, चाहे वो हुकूमती अरकान हो, चाहे वो अपोजिशन का अरकान हो, जो भी जिम्मेदार होंगे वो अपने बिल्कुल उस चीज का जो है वो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन नौशीन साहिबा ये कब होगा, ये भी तो हम जानना चाहेंगे ना। ये कहीं आपकी स्ट्रैटेजी तो नहीं है? प्लीज डोंट माइंड मी आस्किंग दैट। ये कहीं पीटीआई की स्ट्रैटेजी तो नहीं है कि रिपोर्ट तो पब्लिश कर दी? नहीं हुआ ना, फॉरेंसिक रिपोर्ट तो डिलीट हो गई, विकेट के दोनों तरफ तो नहीं था ना। ये तो एक बघार लगाया था उन्होंने कि भाई जरा ठीक है। तो क्या नौशीन साहब इसी चीज को ऐड करते हुए जो शैला कह रही है कि क्या ये आपकी स्ट्रैटेजी तो नहीं है कि रिपोर्ट में पब्लिश कर दो? उल्टा क्या हुआ, खुसरू बख्तियार साहब को तो डबल स्ट्रांग ओहदा मिल गया, उनकी तो प्रमोशन हो गई। नहीं, देखिए, मैंने आपसे, मैं बार बार कह रही हूँ कि हमें प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बिल्कुल सबको रीअश्योर करा रहे हैं कि जो भी जिम्मेदारान होंगे वो उनको अपने किए का जो है उसको जवाब उनको देना पड़ेगा। जिस टाइम पे, सॉरी डॉक्टर साहिबा, जिस टाइम पे मैं शो कर रही हूँ ना, इस टाइम पे काबीना का एक इजलास चल रहा है। इस टाइम पर साथ ही मुझे बताया जा रहा है कि वहां से खबर आ रही है कि अभी इस टाइम पे पता है कि काबीना के इजलास में डिस्कस हो रहा है कि वो जो नवाज शरीफ साहब की वो डबल शॉट्स वाली कॉफी वाली पिक्चर आई है ना, उसके ऊपर डिस्कस हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब मुल्क का बेड़ा गर्क करके बाहर सैरे कर रहे हैं। आप मुझे बता रही हैं कि वो आटा चीनी चोर और इन सारी चीजों के ऊपर बात हो रही है। इस टाइम के ऊपर भी वहां पर नवाज शरीफ की तस्वीर के ऊपर बात हो रही है, एज पर जो मुझे कोट किया जा रहा है। जी कंटिन्यू करें, बात मुकम्मल करें, मैं हिना के पास जाना चाहूंगी। अच्छा जी, नहीं देखिए, बात सुने, अब जो आज शहबाज शरीफ साहब भी जो अपने मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह दे रहे हैं, कोई शक नहीं है 69 ईयर्स के वो हैं। इसमें 70-80% पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त इसी उन्हीं बीमारियों में मुब्तला होते हैं जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब हैं। मगर ये कि अब इन भाइयों की मेडिकल रिपोर्ट्स पे एतबार कौन करेगा? नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट्स आई और जो उन्होंने हमें दिखाकर और जो उन्होंने पोर्ट्रे करके कि वो बिल्कुल डेथ बेड पे, और अगर उनको फौरी तौर पे कोई हार्ट की ट्रीटमेंट ना मिली या उनके ये प्लेटलेट का जो इशू है उसको फौरी तौर पे एड्रेस ना किया गया, यानी आपको बीमारी पर शक है डॉक्टर साहब के, या फिर मैं ये समझूं कि आपको पीएमएलएन ने, क्या मैं आपको इससे अब सारे आपस में कह लें कि आपसे बेतकल्लुफी भी है, मामू बना दिया आपको पीएमएलएन ने, चूना लगा दिया, बेवकूफ बना गए आपको, क्या समझूं मैं? नहीं जी, बेवकूफ तो नहीं बनाया। उस वक्त जो सिचुएशन इन लोगों ने क्रिएट की हुई थी कि उनको डेथ बेड पे दिखा रहे थे, और जो रिपोर्ट्स थी, रिपोर्ट्स तो हम लोगों ने नहीं बनाई थी ना, रिपोर्ट्स तो उनके डॉक्टर्स हमारे बोर्ड के सामने लाके रखते थे।
तो अब आप इसी से देख लेंगे इन लोगों की किस तरह की। वैसे नौशीन साहिबा, I'm just coming to, just give me a bit. वैसे नौशीन साहिबा, ये एतराफ ना बड़ा महंगा पड़ जाएगा आप लोगों को। वेफाक आपका, पंजाब आपका, एक बीमार शख्स जो लंदन में बैठ के डबल शॉट्स कॉफी पी रहा है, वो अपनी तस्वीर जारी करके जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिए, आपको चूना लगा गया। और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अगर आप इंक्वायरी बिठाने वाले हैं, जिस तरह फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी अ सीरियस चार्ज शीट अगेंस्ट यू पीपल। एनीवेज, है ना जी, इनको यकीन नहीं है। वो कह रहे हैं जी नवाज शरीफ साहब बिल्कुल फिट हैं। और आज का बड़ा सवाल ये मुझे बता के जाइए, आज शहबाज शरीफ साहब अरेस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? पहली तो बात ये है कि मियां साहब की एक पिक्चर आई, ठीक है, जिसमें वो, ये भी सबको पता है कि वो एक्सप्रेसो का डबल शॉट कॉफी का पी रहे हैं। और वो तस्वीर जिसने भी ली, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि सामने से तस्वीर लेता, साइड से तस्वीर ली। उनकी फैमिली के लोग बैठे हुए थे और ये वही लोग हैं जिनने कलसूम बीबी को जाके उनके ऊपर, उनके वेंटिलेटर पे जब वो थी, जाके तस्वीर लेने की कोशिश की। पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर इनको केसेस करने हैं ना, तो इमरान खान साहब अपने पे, उस्मान बुज़दार पे, यास्मीन राशिद पे, और जो इनका अपना मेडिकल बोर्ड था उनके ऊपर, और शौकत खानम के, आपको पता है मेडिकल बोर्ड पंजाब हुकूमत का था, शौकत खानम के लोग इन्वॉल्व थे, इनके फैसल सुल्तान साहब थे उसके अंदर, यास्मीन राशिद साहिबा थी, वजीर आजम साहब का खुद बयान था। तो सबसे पहले तो इन पे केसेस बनते हैं कि इन्होंने कैसे जाने दिया, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप इंक्वायरी रिपोर्ट की बात कर रही हैं, इंक्वायरी रिपोर्ट में इमरान खान साहब का नाम क्यों नहीं है? सबसे पहले तो चाहिए इमरान खान साहब खुद रिजाइन करें और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के सामने जाएं, क्योंकि एक्सपोर्ट की इजाजत किसने दी है? इमरान खान साहब ने दी है, असद उमर साहब ने दी है। सब्सिडी की तो बात सेकंड आती है, सबसे पहले बात आती है एक्सपोर्ट की इजाजत किसने दी है? एक्सपोर्ट की इजाजत इमरान खान साहब ने दी है। जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो ये क्या कहते थे कि अदारे जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इसलिए डिसीजन नहीं दे सकते बिकॉज वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो बिल्कुल इमरान खान साहब अपनी बात माने, साइड पे होए, रिजाइन करें, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होए और वो सामने लाएं, क्योंकि सबसे बात है सब्सिडी पे फोकस ना करें, आप एक्सपोर्ट पे फोकस करें। और इनके इंक्वायरी कमीशन बनने के बाद भी 20 रुपए शुगर की प्राइस इंक्रीज हुई। और नौशीन साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की कि हम जो नैब है ना, वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। ये शेख रशीद साहब ने मेरी बात सुने, अगर वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहा है तो उनको जहांगीर तरीन का एड्रेस नहीं पता नैब को, या खुसरो मुख्तियार साहब के भाई का एड्रेस नहीं पता, या अलीम खान साहब का एड्रेस नहीं पता जो दोबारा मिनिस्टर बन गए हैं। तो मुझे बताएं कि वो कैसे आपको दूसरी तरफ, दोनों तरफ खेल रहा है। और शहबाज शरीफ साहब ने एग्जैक्टली उनका जो उन्होंने नैब में सबमिट करा, उन्होंने कहा मैं 69 ईयर्स का कैंसर सर्वाइवर, ठीक है, मेरे आपको पता है जैसे कल नैब के अंदर लोगों को कोरोना डिटेक्ट हुआ है बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा मुझे आप स्काइप पे ले लें, आपने जितनी भी मेरे से क्वेश्चन पूछने हैं आप स्काइप पे लें। आप मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ साहब कहीं भाग रहे थे, इतनी मुसीबत क्या पड़ गई थी? मतलब वो जा रहे थे इंक्वायरीज में, उन्होंने सब कुछ सबमिट कराया। इन लोगों ने, इनका मैं आपको बताती हूँ एक ही मोटिव है, इन्होंने पहले मोटिव था ये शरीफ खानदान को ब्रेक करें, अब इनका मोटिव उससे भी बड़ा है, ये पार्टी को ब्रेक करना चाहते हैं और पार्टी के एमपीएस को तोड़ना चाहते हैं। अब बात यह है कि इन लोगों ने नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम बीबी को, वो बिल्कुल बेगुनाह थी, उनको जेल में रखा, नैब की कस्टडी में मियां साहब को रखा, शाहिद खाकान अब्बासी जेल गए, राना सनाउल्लाह पे गलत इल्जाम लगाए, मिफ्ता इस्माइल, हमारी सारी, पहले तो शरीफ खानदान पे टारगेट किया, फिर सारी पीएमएलएन की लीडरशिप पे टारगेट किया। अब इनकी कोशिश है पीएमएलएन ब्रेक हो जाए, क्योंकि पीटीआई की परफॉर्मेंस इस कदर पैथेटिक है। अभी जो आपको रिपोर्ट पता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने जो शेयर की, 15 मई को शेयर की रिपोर्ट, 15 दिन वो उस टाइम बॉम्ब पे बैठे रहे, उन्होंने वो रिपोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई ना पब्लिक की, और क्या हुआ, 6 लाख से ज्यादा केसेस लाहौर में आ गए। इनका सिर्फ काम है कि ये अपनी पुअर परफॉर्मेंस से शिफ्ट करे फोकस टुवर्ड्स पार्टी ब्रेकिंग ऑफ पीएमएलएन और पीपीपी। शैला रज़ा साहिबा, मुस्तफा नवाज खोखर साहब हों, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, बहुत खुलकर एज वी स्पीक ऑफ नाउ बयान आ गए हैं, टिकर्स चल रहे हैं, उन्होंने खुलकर मजम्मत की है कि ये ठीक नहीं हुआ जो शहबाज शरीफ साहब के घर। हम तो कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल खुल के मजम्मत कर रहे हैं। उस वक्त भी किया था जब मिफ्ता ओके, वी अगेन लॉस्ट योर कॉन्टैक्ट। एनीवेज, कोरोना के ऊपर भी हम बात करेंगे क्योंकि बहुत से चैलेंजेस हैं इस प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर। शैला साहब अपनी बात मुकम्मल कर रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। उस वक्त भी मजम्मत की थी जब मिफ्ता इस्माइल के घर में इन्हें मालूम था कि मिफ्ता इस्माइल नहीं है, खवातीन नहीं है, घुस गए थे। उस वक्त भी बहुत शोर मचाया था जब स्पीकर साहब को दूसरे दिन हमारे यहाँ वापस आना था, आगा सिराज दुरानी को, और ये उनके यहाँ घुस गए। उस वक्त भी जब हमारे जाकिरानी साहब के यहाँ घुसते, तो ये इन्हें हुकूमत का कोई घर नजर नहीं आता। बहुत अच्छा टार्जन है भाई,
वाकई मैं कहूंगी कि वो जंगल के कपड़ों में है और खुल के सामने आ गया है। नौशीन हामिद साहब, इस सेगमेंट के लिए फाइनल मुझे कमेंट दे दीजिए, क्योंकि फिर आगे कोरोना इज टेरराइजिंग एवरीबॉडी। मतलब आपकी कैबिनेट के वजीर की प्रिडिक्शन पूरी हो रही है, तो फिर कैसे, जब ये ऑपोजिशन कहती है नैब न्याजी गठजोड़ है, तो फिर आप कैसे इनको सेटिस्फाई करेंगे कि भाई हमारा इसमें लेना देना नहीं है? वैसे आपने पूछा है खुद से शेख रशीद साहब से कि उनको ये खबरें कौन दे देता है, कैसे उनकी प्रिडिक्शन ठीक हो रही है? बस शेख रशीद साहब ने खुद तो बताया हुआ कि मेरे पास मोक्कल है, उनके उन्हीं मोक्कल ने बताया। मगर आई थिंक दिस वाज वेरी कॉमन नॉलेज, एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग दिस। शहबाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान वापस आए थे तब से ही जो मुक्तदर हल्के हैं वो सारे ये बात कह रहे थे कि अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो अरेस्ट होंगे, और ये अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस है। या जो भी डॉक्टर साहब मुक्तदर हल्के कौन से हैं? जी, जितने भी लोग हैं इस वक्त, जितने भी आपके टीवी के ऊपर प्रोग्राम्स होते हैं, या जो हमारे एनालिस्ट हैं, या जो हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उन सबकी मुक्तदर हल्के कब से हो गए डॉक्टर साहिबा? तो उनको समझते ऐसे ही है। जी बिल्कुल। मगर ये कि बहरहाल ये कि हर किसी का अंदाजा था कि असल में इतना खुल के सामने आ चुके हैं कि एक आम आदमी यही बात कर रहा होता है कि हुकूमत ये करने वाली है। इतने खुल के किरदार सामने आ गया है कि सबको पता है कि ये सिर्फ अपोजिशन पे ही चलता है बात। जी नौशीन साहिबा मुकम्मल करें। जी, तो आम शहरी भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और शहबाज शरीफ साहब का केस ऐसा ही था कि उनके वापस आने पे हर किसी का अंदाजा था कि अब उनको नैब को फेस करना पड़ेगा और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। आई थिंक दिस वाज एक्सपेक्टेड। ऑल राइट, एक्सपेक्टेड तो ये भी था कि जून जुलाई में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ेंगे, लेकिन क्या हुआ, बिल्कुल इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तीनों डायनामिक पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद रहेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। कि मैं अभी तक वही ना, जब जब इमरान खान साहब आते हैं उनका ऑरा ही ऐसे है, मतलब हमारे इतने डैशिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, इतने जबरदस्त किस्म के लीडर हैं, इतनी ज्यादा उनकी फैन फॉलोइंग है कि वो जब भी टेलीविजन पर आकर कोई बात करते हैं तो मैं तो 2-3 दिन उनकी उन गुफ्तगू के सहर में रहती हूँ। जैसे अब कल वो फरमा रहे थे इमरान खान साहब कि ये आपका जो टाइम है 2-3 महीने, ये टाइम है आपका टूरिज्म का, उसको फरोग देने का, क्योंकि यही 2-3 महीने आपकी गर्मी के। लेकिन एट द सेम टाइम लुक एट द डिस्पैरिटी, मतलब एट द सेम टाइम वो ये कह रहे थे कि भाई कोरोना वायरस ने बढ़ना है, अमवात होनी है, आपने अपनी एहतियात खुद करनी है। तो लिहाजा मैं पहला सवाल इस बुरी खबर के साथ आपको करना चाहूंगी नौशीन हामिद साहिबा से कि अभी अभी मुझे इतलात मिल रही है कि सिंध के सूबाई वजीर कच्ची आबादी गुलाम मुर्तजा बलोच साहब कोरोना की वजह से जा बहक हो गए हैं। वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं इस कोरोना के खिलाफ जंग में। सुबह हमें यह खबर मिली थी कि JUI के जो MNA है मुनीर खान औरकजई साहब जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए थे। उनकी जो रीजन है डेथ की वो हार्ट अटैक है, लेकिन उससे पहले ऑब्वियसली वो कोरोना के पेशेंट थे, कोरोना सर्वाइवल थे, और एकदम से उसके बाद उनको हार्ट अटैक हुआ। शैला साहिबा, मुझे आपसे अफसोस करना है, आई एम रियली रियली सॉरी कि इस वक्त लाइव टेलीविजन पे मैं आपको ये खबर दे रही हूँ ड्यूरिंग द लाइव शो कि गुलाम मुर्तजा बलोच साहब जो कि आपके कॉलीग हैं, आपने बहुत क्लोजली उनके साथ काम किया होगा, कर रही होंगी, he is no more unfortunately. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. I really wish and pray that the departed soul rest in peace. जी शैला। मैं समझती हूँ कि आप हिना को दे दें तो मैं जरा अपने आप को थोड़ा प्लीज टेक योर टाइम, प्लीज टेक योर टाइम, प्लीज टेक योर टाइम, प्लीज टेक योर टाइम। नौशीन साहिबा, लोग मर रहे हैं, वायरस फैल रहा है, मेरी मत मानिए, जो मैं कह रही हूँ भूल जाइए कि बीनेश सलीम एंकर क्या कह रही है, डॉक्टर यास्मीन राशिद की मान लीजिए, उस महकमा सेहत की रिपोर्ट की मान लीजिए जो कह रही है कि 6,70,000 अफराद सिर्फ लाहौर में इन्फेक्टेड हैं। ऐसे में वो टूरिज्म करने जाए? क्या कर रहे हैं आप लोग? सो मच डिस्पैरिटी। नहीं बिनिश, ऐसी बात नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, ये एक पेंडेमिक है और इसने ना कोई डेवलप नेशन या ना कोई अंडर डेवलप नेशन किसी में भी उसने तमीज नहीं की कि किसके पास कौन सा हेल्थ केयर सिस्टम किस तरह का है। ये पेंडेमिक है, इसने अमीर, गरीब, डेवलप नेशंस, अंडर डेवलप नेशंस, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, अनएजुकेटेड लोग, उसने किसी में कोई फर्क नहीं किया। बात यह है कि ये पूरी दुनिया जो है वो आज इसके आगे जो है वो हार माने में खड़ी है कि जो नेशंस इतना जिनको हम सुपर पावर समझते थे वो भी आज इसके आगे बेबस हैं। और मैं समझती हूँ कि ये वो चीज़ है जिसके ऊपर हमें बिल्कुल भी जो है किसी किस्म की सियासत नहीं करनी चाहिए, मगर आप इस इशू को अंडरस्टैंड करेंगे, सब करते हैं कि कोरोना जो है इट इज़ हेयर टू स्टे फॉर सम टाइम। ये कोई 1 महीने 2 महीने की बात नहीं है, दिस विल कंटिन्यू फॉर सम मंथ्स नाउ। अगर हम 1 साल में भी इससे टोटल छुटकारा हासिल कर लें तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी।
اور اب تو دنیا کی تمام کنٹریز جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر آ گئی ہیں کہ لاک ڈاؤنز جو ہیں وہ اس کا سلیوشن نہیں ہے، بلکہ چینجنگ یور لائف اسٹائل، چینجنگ یور وے آف لیونگ جو ہے وہ اس کا سلیوشن ہے. اور تمام دنیا نے اب یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنی نارمل ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو کرنا ہے. اور پاکستان جیسا ملک جہاں پر پہلے ہی غربت اتنی زیادہ ہے، جہاں پہ ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے، وہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ، اور یہ ٹورزم جو ہے یہ ایک انڈسٹری ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ روزگار جڑا ہوا ہے. یہ سیر و تفریح کے لیے نہیں خان صاحب کی بات ہے، یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے ہلی ایریاز ہیں وہاں پہ کس قدر غربت ہے، اور وہ سارا سال صرف ان 3 یا 4 مہینوں کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ آئے گی اور اس کے اندر جو ان کی کمائی ہوگی وہ انہوں نے پورا سال بیٹھ کے کھانی ہے. تو بات یہ کہ ہمیں ان چیزوں کو روکنا جو ہے وہ اب پوری دنیا نے یہ چیز ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ آپ اچھا ایک منٹ ڈاکٹر صاحبہ، ایک منٹ ایک چیز، جیسے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، ریکارڈ کی مانوں، ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی مانوں، آفیشیل ریکارڈ کی مانوں، 6 لاکھ سے زائد افراد، 7 لاکھ کہہ لیں انفیکٹڈ ہے. لاہور کا کوئی ایسا علاقہ نہیں، میں صرف لاہور کی بات کر رہی ہوں، صرف لاہور کی. لاہور کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ کرونا وائرس نہیں پایا جا رہا. اب ایسے میں اب کیونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹورزم کرنا ہے، لاہوریوں کو بہانا چاہیے، اسکول کی چھٹیاں ہیں، ہمیں پتا ہے پیسے بھی اتنے زیادہ خرچ نہیں ہو رہے کیونکہ شاپنگ واپنگ تو کچھ ہو نہیں رہی ہے، چھٹیاں بھی نہیں لینی ہے، نہ آفس سے چھٹیاں لینی ہے، سب اپنے بچوں کو اٹھائیں، فیملیز کو اٹھائیں اور ناردرن ایریاز میں چلے جائیں. تو وہ جگہ، وہ لاہور جہاں پہ 7 لاکھ کرونا انفیکٹڈ لوگ ہیں، وہ اس جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ شاید کرونا کے کیسز کم ہیں، یہ اتنا زیادہ پھیلا نہیں ہے، اور ان کو ادھر جا کر کے ناردرن ایریاز میں جا کر کے کسی بھی ٹورزم کے علاقے میں جا کے ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے اس ایریا کو انفیکٹڈ کر دیں. آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ سمجھ سکتی ہیں یہ کس طرح کی خدمت ہے، یہ کیسا احساس ہے غریبوں کا. آپ کو یہ جو کیسز جو آئے ہیں اگر اس کی آپ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دیکھیں، یہ ایک رینڈم ٹیسٹنگ کی گئی ہے، اور رینڈم ٹیسٹنگ جو ہے وہ ہیلدی انڈیویجولز میں جن کے اندر کوئی سمٹم موجود نہیں ہوتا، یہ ان لوگوں کے سیمپلز لیے گئے ہیں، اور وہ ایک فکسڈ اماؤنٹ کے سیمپلز لے کے پھر کیلکولیشنز یہ کی گئی ہیں. کوئی 6 لاکھ لوگوں کے ٹیسٹ نہیں ہوئے، یہ ایک کیلکولیشن ہوتی ہے، پروجیکشن ہوتی ہے کہ ایک اسپیسیفک نمبر آف لوگوں کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور پھر اس سے وہ اس کو ملٹیپلائی کر کے جو بھی ان کے وہ اس کا ہوتا ہے اس سے کیا گیا. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ہیلدی، جو بظاہر ایک ہیلدی پاپولیشن تھی جن میں کوئی سمٹم نہیں تھا، ان کے ٹیسٹ سے جو ہے یہ پتا چلا کہ یہ کووڈ پازیٹیو ہے. اس کی سب سے سیریس بات ہی یہ ہے کہ یہ 70 to 75% پیشنٹس جو ہیں وہ ٹوٹلی اسمپٹومیٹک ہوتے ہیں، پر وہ کیریئرز ہوتے ہیں اور وہ اس کو اسپریڈ کرتے ہیں. ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستانی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کسی قسم کی بھی ریسٹرکشنز لگا دیں، آپ لوگوں کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے. جب ایک 2 مرلے کے مکان میں جس میں 3-3 4-4 منزلیں ہیں، وہاں پہ 3-3 4-4 فیملیز رہتی ہیں، 20-20 25-25 لوگ جو ہیں وہ 2 محلے میں رہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے محلے ہیں جہاں پہ کئی 100 لوگ جو ہیں وہ ایک گلی میں رہتے ہیں. یہ بینش اٹ از ناٹ پاسبل. یہ صرف اس کو آپ نے احتیاط، اگر آپ ٹورزم پہ جاتے ہیں آپ اپنی احتیاط کرنی ہے، عوام کو خود احتیاط کرنی ہے. نوشین صاحب فائنل کامنٹس کے لیے میں آپ کے پاس آؤں گی. شیلا آپ ٹھیک ہیں، بات کر سکتی ہیں، میں آپ کے پاس آؤں. یہ حقیقت ہے شیلا. جی بولیے. میں ایک تو سب سے پہلے اپنے کولیگ کے لیے کہوں گی، اس دنیا میں نہیں رہے، کہ غلام مرتضیٰ بلوچ بہت ہی اچھے آدمی تھے. یہ نہیں کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن وہ بہت ہی اچھے مزاج کے آدمی تھے، اور وہ پہلے لیبر بھی ان کے پاس تھی، پھر اب ہیومن سیٹلمنٹ ان کے پاس آیا. وینٹ پہ چلے گئے تھے لیکن ہمیں امید تھی، عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن بہرحال اب مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ نوشین صاحبہ ڈاکٹر ہیں اور وہ یہ بات کر رہی ہیں، اور میں حیران ہوں کہ یہ اپنی کہی ہوئی باتیں بھول جاتے ہیں کہ آج یہ کہہ رہی ہیں کہ 2-2 مرلے کے گھر میں لوگ رہ رہے ہیں. ہاں وہ خوش ہیں، صرف کوٹھیوں والے خوش نہیں ہوتے. کوٹھیوں والے تو ہم نے ایسے بھی دیکھے جو اپنے بچوں کو بھی اپنا بچہ کہنا پسند نہیں کرتے، بڑے بڑے گھر والے. لیکن یہ غریب ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں محبت ہوتی ہے، وہ آپس میں خوش ہوتے ہیں. لیکن اگر ان میں سے کوئی چلا جائے، اس کا ہیڈ چلا جائے، تو خوشی رہے گی؟ پھر نہیں رہے گی خوشی. اگر آپ کے اپنے پیارے آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کی خوشی نہیں ہے، پھر چاہے آپ کا گھر جتنا بھی بڑا ہو. ہاں کچھ بے حس ہیں جو اپنے بچوں کو بھی اپنا بچہ نہیں کہتے، ان کے لیے ہوتی ہوگی خوشی دنیا میں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اس وقت یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ پینڈیمک ہے اور ہم ٹورزم کھول دیں،
تو آپ کے تو اسلام آباد میں پیمز آپ کا اسلام آباد جو ہے اس میں صرف 9 وینٹیلیٹر ہیں, پولی کلینک میں 5 وینٹیلیٹرز ہیں. یہ جو آپ کے ہلی ایریاز ہیں سب دیکھ رہے ہیں نا کہ کے پی میں کتنی شرح اموات ہے, سب دیکھ رہے ہیں نا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. تو آپ وہاں سے کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, ایک منسٹر جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکا, اس کی ایج بھی کم تھی اور بہترین اس کو علاج مل رہا تھا. تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ کو عوام کا بڑا خیال ہے. میں چھوٹی سی چیزیں پڑھ دوں گا کہ اس وقت میں بالکل 29 مئی کو جو ہفتہ ختم ہوا ہے اس میں مہنگائی کی جو ہفتہ وار رپورٹ ہے 12 اشیاء, جس میں آٹا, چینی, چکن, بیف, دودھ, دہی, آلو, اس طرح کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ آپ نے کیا ہے. آپ کے قرضے معاف ہوئے اور نئے قرضے مل رہے ہیں, لیکن ڈالر آپ کا پھر 166 پہ پہنچ گیا. کوئی خبر لینے والا ہے؟ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن. بتائیں مجھے 3 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے اور ایک کیپٹل میں سلطنت عمرانیہ ہے کہ کس جگہ پہ. شیلا کی دوبارہ سے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. 18ویں ترمیم کی وجہ سے صوبوں نے اپنی اپنی چلائی ہے. اسلام آباد جو ہے وہ تو عمران خان صاحب کے انڈر آتا ہے, پھر بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں 18ویں ترمیم کے حوالے سے. جی شیلا, بات مکمل کیجئے. جی میں سن پا رہی ہوں, بات مکمل کیجئے. جی ہیلو جی شیلا, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے کوئی ایک جگہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پتہ چلنی چاہیے. جی شیلا بولیے. ہلو جی شیلا, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کوئی ایک جگہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بتا دیں مجھے. ٹھیک ہے, نہیں بتا سکیں گے آپ سوائے اس کے کہ آپ جو ہے نا, چونکہ آپ فرما چکے ہیں مہاتما کہ اصل سکون تو قبر میں ہے, تو آپ لوگوں کو قبر میں بھیج رہے ہیں. اور یہ جو اسد ہمارے ہیں رستو, یہ کہہ رہے تھے کہ اپریل کے اینڈ تک ہم 50,000 ٹیسٹ کر لیں گے. آج اپریل نہیں, اب جون ہے, آج تک آپ 50,000 پہ نہیں پہنچے. اور یہ جو ٹیسٹنگ کا ساری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ٹیسٹنگ کٹ اویلیبل کرنا, یہ سب کچھ کرنا, یہ فیڈرل کا ڈومین ہے. اچھا شیلا ایک منٹ, خان صاحب شیلا ایک منٹ, خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے تحت جو ہے میں اس طرح سے لاک ڈاؤن نہیں کر سکا جس طرح سے مجھے کرنا چاہیے تھا, کیونکہ صوبوں نے اپنی اپنی چلائی. اب آپ کی سندھ میں حکومت ہے, آپ نے لیڈ فرنٹ سے کیا, جب نیا کرونا پاکستان کے اندر آیا آپ نے لاک ڈاؤن کیا سب کچھ. اب آپ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے پیچھے لگ گئے ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ لوگوں کی اموات وہاں پہ زیادہ ہو رہی ہیں, یا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سچویشن انڈر کنٹرول نہیں ہے, آپ نے 5 ورکنگ ڈیز کیوں کیے, آپ نے ویکنڈز آف کیوں کیے, آپ نے وہ سب کچھ کیوں کیا جو وفاق نے کیا؟ آپ اپنے حساب سے چیزیں کرتے. اف یو فیل کہ جی ابھی بھی کرونا وائرس کا بہت زیادہ تھریٹ ہے, جسٹ لائک ان پنجاب, جسٹ لائک ان لاہور. اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہم آج بھی لیڈ لے رہے ہیں. ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہماری سب سے زیادہ, بایو سیفٹی لیول 3 لیبز جو ہیں 3 جگہ پہ ہماری ہیں. پلازما تھراپی سے ہم کام لے رہے ہیں, اور ڈرائیو جو ٹیسٹنگ ہے وہ بھی ہم نے شروع کی ہے. تو آج بھی ہم سب سے لیڈ لیے ہوئے ہیں. لیکن جو ہم کہہ رہے تھے, جو ہمارا پہلا لاک ڈاؤن تھا, اور اسی رات جو ہے وہ تمام صوبوں نے فوج بلا لی تھی, لیکن وزیر اعظم صاحب نے آ کے اس میں سب کو کنفیوز کیا. اس کے بعد 1 اپریل سے ہم NCOC کے ساتھ مل کے فیصلہ کر رہے ہیں. ادھر سے سپریم کورٹ کا بھی آرڈر ہے. تو لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان اپنے فیصلے خود لے رہا ہے. لیکن ہمارے اوپر اتنا زیادہ باتیں کی گئیں. مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحبہ, آپ مجھے بتائیں, ہنا صاحبہ آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تک بھوک سے کتنی اموات ہوئی ہیں. مجھے بتائیں بینش, بھوک سے کتنی اموات ہوئی ہیں. لیکن کورونا سے میں رسپونڈ لے کے آپ کو دیتی ہوں, لیکن پہلے ہنا کو شامل کر لوں. نوشین صاحب آپ پوائنٹس دیکھ لیجئے, پھر میں آپ کو بعد میں 1 منٹ دوں گی فائنل کامنٹ کے لیے. جی 1 منٹ آپ کے لیے, 1 منٹ نوشین صاحبہ کے لیے. بیجیش دیکھیں 15 مئی کو یہ رپورٹ CM بزدار صاحب کے پاس گئی, ٹھیک ہے, اینڈ دس واز اے ٹائم بامب رپورٹ. بیکاز میں نوشین حامد صاحبہ میری کلیگ بھی رہی ہیں پنجاب اسمبلی کی, اور ابھی پارلیمنٹری کی ہیلتھ سیکرٹری ہیں, اینڈ شی از ریئلی آنریبل ممبر, بڑی ایجوکیٹڈ ڈاکٹر ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سیمپلنگ اگر کی ہے 10,000 کی سیمپل ہے, اس میں 6% سے لے کے 14% تک کہا گیا ہے. تو یہ زیادہ الارمنگ ہے. اور اگر یہ رینڈم
एग्जाम्पल जिसपे लोग आपको सिम्टम्स नहीं शो कर रहे, वो 6 लाख से 7 लाख कह रहे हैं, तो उसका मतलब एक्चुअली कितने लोग होंगे? इसके बाद आप मुझे बताएं कि पंजाब पुलिस में 418 केसेस हैं। इसके अलावा आज एक डेथ हुई है जो पंजाब पुलिस CIA सिविल लाइन इंचार्ज, उनकी भी डेथ हुई है। फिर भी आप बजट में 3 बिलियन रुपए पुलिस के लिए कम करें, हालांकि उनकी अच्छा, अब मैं आपको ये बात बताऊं कि अब आप 18वीं तरमीम की बात कर रही हैं। KPK में इनकी गवर्नमेंट है, ठीक है, KPK ने इमरजेंसी लगा दी है, हेल्थ इमरजेंसी, ठीक है। पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है, बुजदार साहब बनीगाला की तरफ देखे बगैर कोई डिसीजन नहीं लेते। फेडरल में इनकी गवर्नमेंट है, बलोचिस्तान में इनकी अलायंस है, सब जगह सेम गवर्नमेंट है, ठीक है। इमरान खान साहब खुद ही लूट कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताएं कि अभी की जो कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी उसमें इमरान खान साहब मियां साहब की तस्वीर डिस्कस कर रहे थे। वहां इमरान खान साहब ये डिस्कस कर रहे थे कि मियां साहब चाय पीते हैं कि एक्सप्रेसो पीते हैं कि कैपुचिनो पीते हैं। वो ये डिस्कस कर रहे थे कि मरियम नवाज साहिबा ने आज क्या ट्वीट की हैं। तो ये इनकी प्रायोरिटीज है, इनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होनी चाहिए। इनकी प्रायोरिटीज सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, आपको यूज करना है शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी में और लोगों को विक्टिमाइज करने में। अगर सिंध ने कोई अच्छे स्टेप्स लिए थे तो रादर देन देम प्रमोटिंग सिंध, इनके सारे वुज़रा ने सिंध को इतना लेट डाउन किया कि सिंध ने भी फेडरल की तरफ देखना शुरू कर दिया। नौशीन साहिबा, हालात बड़े सीरियस हो रहे हैं, बात आपके कॉलीग्स तक आ रही है, दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। जी बिल्कुल, वाकई बहुत गंभीर है। हमारे इस वक्त नेशनल असेंबली के भी बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो कोरोना वायरस पॉजिटिव हो चुके हुए हैं। मगर देखें, मैं थोड़ी सी वेरी रिस्पेक्टफुली मैं शैला से ये कहना चाहूंगी कि सिंध में आप लोगों ने लॉकडाउन किया, आप लोगों को भी वही प्रेशर्स फेस करने पड़े जो फेडरल गवर्नमेंट को करने पड़े। दुकानदारों ने आके आप लोगों को भी उसी तरह प्रेशराइज किया, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बिजनेसमैन थे, उसी तरह के प्रेशर्स आप लोगों को भी फेस करने पड़े। अगर आप लोगों ने लॉकडाउन में ईज किया या उसमें नरमी की, बिकॉज आप लोगों को आवाम की तरफ देखना था, उनकी डिमांड्स को आपने सुनना था। और जहां तक लॉकडाउन में आप भूख की बात कर रही हैं शैला, अच्छे दिनों में आप थर में आपके लोग जो है वो भूख से मरते हैं, तो आजकल तो फिर एक अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंदर हम लोग इतनी बड़े क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। तो भूख भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है और जो मुल्क का सरबराह होता है उसको हर चीज को देखना होता है। वो खाली लॉकडाउन करके जब, मगर वो इस चीज का भी जिम्मेदार है कि उसने कर्जे भी उतारने हैं, वो इस चीज का जिम्मेदार है कि उसने लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देनी है, वो इस चीज का भी जिम्मेदार है कि उसने लोगों के घरों में एक रोजी का सबब भी बनाना है। तो मैं समझती हूँ सबका एक कॉमन कॉज है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे पे वो कीचड़ उछालें। 18वीं तरमीम की बात की है बिनिश ने, आप लोग टोटली इंडिपेंडेंट थे और मैंने वो NCCOC की और NCC की मीटिंग्स में प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद कहते सुना है कि मेरी एडवाइस ये है, मगर आप लोग बाइख्तियार हैं, जो आप अपने सूबे के लिए बेहतर फैसला समझते हैं आपको करें। तो आपको किसने रोका था? आप कर लेते कंप्लीट लॉकडाउन अगर आप समझते थे कि वो फीजेबल है, मगर वो फीजेबल नहीं था। और उसी तरह के प्रेशर्स आपको भी अपने लोगों की तरफ से आ रहे थे, डिफरेंट सेक्स ऑफ लाइफ के जो लोग थे, चाहे वो बिजनेसमैन थे, चाहे वो छोटे दुकानदार थे, चाहे वो दूसरी डेली वेजेस थे, सबकी तरफ से ये प्रेशर्स आपके पास भी आए। ओके गाइज, द टाइम इज अप फॉर टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का जिन्होंने आज मुझे ज्वाइन किया। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। प्लीज एक छोटी सी अपील है, लुक आफ्टर योरसेल्फ, एहतियात कीजिए क्योंकि कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। यकीन मानिए कि वायरस है और ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और हर एज ग्रुप को मुतासर कर रहा है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। इंशाअल्लाह ताला सब कुछ ठीक रहा तो टुमारो सेम टाइम सेम चैनल, ऑफ कोर्स विद डिफरेंट पैनलिस्ट में आपको ज्वाइन करूंगी। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों पैनलिस्ट का। वंस अगेन लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।